हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 6th एंड 7th फैब वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और आपको भी पता है एग्जाम के डेट काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, लगभग 4 मंथ्स बचे हैं और ऐसे में जो रिवीजन है वो अब शुरू हो जाने चाहिए आपके, बिकॉज देयर इज ए बल्कि सिलेबस एंड आपको जो फेचिंग मार्क्स वाले टॉपिक है, खासकर पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इन सब पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और जैसा कि ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स का कि जो हिस्ट्री के सेक्शन से कहीं ना कहीं अननोइंगली पोर्शन से आते हैं, तो ऐसे में वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारी मजबूत रहनी चाहिए क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस बन जाते हैं। और जहां तक बात करें आर्ट्स एंड कल्चर की, तो पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, ओवरऑल हमें एनसीईआरटी एज वेल एज जो हमारे नोट्स होते हैं उस पर तो रिलाई करने की जरूरत है, सो दैट हम एलिमिनेशन कर सके। लेकिन ये भी देखा जाता है कि जो आपका एनसीईआरटी वाला क्लास 11th बुक फाइन आर्ट्स वाली है, उससे एक दो क्वेश्चन ईयरली बेसिस पे आ ही जाते हैं जो कीवर्ड्स है। इस बार भी कीवर्ड से एसोसिएटेड क्वेश्चंस आए थे, 2-3 कीवर्ड से क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें उन फोकस एरिया पर ज़्यादा रिलाई करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करनी ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अदरवाइज अगर देखा जाए एंशियंट हिस्ट्री में या फिर मिडिवल हिस्ट्री में, तो कीवर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको भी पता है भर भर के कीवर्ड्स है और ऐसे में कंफ्यूजन भी कभी कभी हो जाती है। सो हमें स्ट्रॉन्गर पोर्शंस को पकड़ना है, साथ ही साथ हिस्ट्री का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, सो वी शुड रिवाइज मल्टीपल टाइम्स सो दैट दिमाग में चिपक जाए। और बाकी पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे कंसेप्चुअलाइज किए जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको जो लक्ष्मीकांत की बुक है वो अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए विथ गुड अंडरस्टैंडिंग। एंड इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन हालांकि आसान आते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए बेसिक कंसेप्ट जैसे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, या फिर आपका जो कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश किए जाते हैं। इस बार तो कोई भी रिपोर्ट नहीं पूछी गई थी, लेकिन इकोनॉमिक्स की इतनी बात तो है कि जो आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जैसे आपका मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं। सो इन सब फोकस एरिया पर कहीं ना कहीं हमें मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन आसान से बन जाएंगे। रेपो रेट और रेपो रेट को बढ़ाएंगे घटाएंगे क्या होगा, मनी सप्लाई पर इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, मनी सप्लाई क्या होती है, तो यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दैट्स वाई ये जो बेस है हमारा मजबूत होना चाहिए। जनरली इकोनॉमिक्स में आपके कंसेप्चुअल पोर्शन ही पूछे जाते हैं, कंसेप्ट से लिंक कर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, इसका एक ही समाधान है, रिवीजन। रिवीजन आपको करना है टॉपिक का, सो दैट आपकी जो बेस है वो मजबूत हो जाए। सो आई होप कि मिलकर पूरी अच्छे से एंड विथ स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन हमें आगे की जर्नी तय करनी है और हमारा जो पूरा 100% एनर्जी है वो लगानी है, सो दैट हमारी कोई भी चैलेंजेज इस एग्जाम के लिए बाधा न बन सके। इसलिए फ्रेंड्स, हमें हमेशा आगे की सोचनी है, पीछे की नहीं। पीछे जो हुआ सो हुआ, आपको अब तय कर लेना है कि आने वाले 4 महीने हमारे काफी क्रुशियल होने वाले हैं और इस 4 महीने में पूरा आपको मजबूती के साथ अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू करनी है, सो दैट जो लास्ट पोर्शन में हड़बड़ाहट होती है कि ये रिवीजन करना है, वो रिवीजन करना है, वो हड़बड़ाहट ना आए। और उसके लिए एक ही स्टेप्स है कि आपको पहले से प्रिपेयर्ड होने पड़ेंगे, पहले से रिवाइजन करने पड़ेंगे, सो दैट जो लास्ट 1 मंथ होते हैं वो काफी ज्यादा एक प्रकार से हड़बड़ी वाले पीरियड होते हैं कि ये नहीं पढ़ पाया, वो नहीं पढ़ पाया। तो उस हड़बड़ाहट से बचने के लिए कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा रिवीजन को अब डेडिकेट करने की जरूरत होगी। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग लेट्स मूव टू द आर्टिकल। 5 आर्टिकल डिस्कस करने हैं और पहला आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो देखेंगे। लेट्स मूव टू द टॉपिक फर्स्ट। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी, इन्होंने टफ स्टैंड लिया है ऑन द टैक्स ट्रीटीज विद द मोस्ट फेवर्ड नेशन कंट्रीज। अब कुछ टर्म्स हैं आपको समझने पड़ेंगे इस आर्टिकल को समझने के लिए। एक तो ये आपका मोस्ट
फेवर्ड नेशन क्या होता है, एक आपका आएगा डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है। तो ये 2-3 कीवर्ड्स हैं, आपको समझने पड़ेंगे। लेकिन सबसे पहली बात, वी शुड मूव टू द सिलेबस। तो आपका जो आर्टिकल नंबर 1 है ये आपका कवर होगा इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए कुछ कीवर्ड समझते हैं। जब हम बात करते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन की, यहाँ पर आप देखो तो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स के तहत मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल, ये इस आइडिया पर आधारित है कि लेट्स से कि एक कंट्री है, जैसे इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन एग्रीमेंट किया है लेट्स से दूसरे देश के साथ, तो WTO नॉर्म्स ये कहता है कि भाई साहब भले ही आपने दूसरे नेशन के साथ कोई टैक्स एग्रीमेंट किया होगा, लेकिन एज पर द मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल आपको सारे जो ट्रेड पार्टनर्स हैं यानी कि अदर WTO मेंबर्स, उनको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। सिंपल अगर कहे तो कोई भी देश को मोर फेवर्ड नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट विल बी अगेंस्ट द WTO नॉर्म्स। तो होप आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल समझ में आया होगा। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया कि जो कंट्री है शुड ट्रीट ऑल देयर ट्रेड पार्टनर्स इक्वली, या फिर सिंपली कहो नो वन कंट्री शुड बी मोर फेवर्ड। तो हालांकि आपको जो कंसेप्ट है वो उल्टे लग रहे होंगे, लेकिन यही सही है, ठीक है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल WTO नॉर्म्स के तहत आपने समझा। दूसरा है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यहां पर देखो, तो इसके तहत जो देश होते हैं, जैसे लेट्स से कि इंडिया ने डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट डिफरेंट नेशन के साथ किए होंगे, तो एक प्रकार से टैक्स ट्रीटी है। और इसके तहत जो टैक्स पेयर्स है, टैक्स पेयर्स कैन बी द कंपनी, लेट्स से कि कंपनी ए है और वो अमेरिका में रजिस्टर्ड है और वो अपना ब्रांच इंडिया में खोलता है, ठीक है। तो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत क्या होगा कि जो आपकी अमेरिकन कंपनी है जो अमेरिका में रजिस्टर्ड है, तो इनको अमेरिका में टैक्स पे करने पड़ेंगे, इंडिया में नहीं, ठीक है। इसी को कहते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, सो दैट इनको दो जगह पर टैक्स ना पे करना पड़े। तो आपको तो लग रहा होगा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, तो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, बिकॉज यही एग्रीमेंट इंडिया की कंपनी पर भी लागू होता है कि इंडिया की कंपनी है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है और वो अपना ब्रांच अमेरिका में खोलती है, तो फिर अमेरिका उसे टैक्स नहीं लेगा, इंडिया को ही वो टैक्स पे करेगा इंडियन कंपनी। तो ये होती है आपका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कि दो जगह एक कंपनी को टैक्स न पे करना पड़े, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो इट इज ए टैक्स ट्रीटी साइंड बिटवीन एनी टू या फिर मल्टीपल कंट्री, सो दैट जो टैक्स पेयर्स हैं कैन अवॉइड पेइंग डबल टैक्सेस ऑन देयर इनकम, जो भी अर्न किए होंगे फ्रॉम द सोर्स कंट्री एज वेल एज द रेसिडेंस कंट्री। तो अदरवाइज जो कंपनी है उसको तो नुकसान हो जाएगी, रेवेन्यू लॉस। तो इसीलिए डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट की जाती है। और ये बात भी याद रखनी है कि भारत ने सारे देशों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं कर रखी है, सर्टेन नेशन है जिनके साथ DTAA है। तीसरा टर्म आपको याद रखना है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो जब हम बात करते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसको समझने के लिए आपको एक और कंसेप्ट जानना पड़ेगा। वो कंसेप्ट है बेसिकली कि लेट्स से कि आपकी एक कंपनी है, ठीक है। अब उसमें शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, तो जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं उनको अपने अपने शेयर होते हैं और डिपेंडिंग ऑन दैट शेयर वो जब भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो डिवाइड होगी, है ना। तो लेट्स से कि 100 रुपये अर्न हुए और 10 शेयर होल्डर है, तो फिर 10-10 रुपये का जो प्रॉफिट है वो इन 10 मेंबर के पास डिवाइड होंगी। अब बात यह है कि चलो प्रॉफिट तो दी जाएंगी इन शेयर होल्डर्स को, लेकिन गवर्नमेंट को भी तो रेवेन्यू आएगा। तो जब भी ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इन इन्वेस्टर्स को देने से पहले सर्टेन अमाउंट डिडक्ट कर लिए जाएंगे एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और ये गवर्नमेंट को दे दी जाएंगी। तो यही है आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कि भाई साहब जो भी कंपनी है और जो भी उन्होंने प्रॉफिट अर्न किए हैं और फिर वो जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के बीच में जब डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन
certain tax amount will be deducted and it will be deposited to the government revenue. तो ये है आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो ये तीन कंसेप्ट आपने समझा होगा डिटेल से। सो अब चलते हैं इश्यू के पास। इश्यू क्या है? तो बेसिकली फाइनेंस एक्ट 2020 लाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। इसके तहत टैक्सेशन नॉर्म्स में कुछ अमेंड किए गए थे। कौन से टैक्सेशन नॉर्म्स में? तो जो डिविडेंड इनकम वाला नियम था, डिविडेंड इनकम मैंने आपको बताया क्या होता है, उसमें कुछ अमेंड किए गए थे। और पहले एक यूनिफॉर्म डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो कंपनीज थे उनको देने पड़ते थे, चाहे वो कोई भी देश के हो, कोई भी कंपनी हो। लेकिन ये जब आपका फाइनेंस एक्ट 2020 लाया गया तो बेसिकली जो आपके डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो डिपेंड करेंगे कि कौन से देश से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म डीडीटी अभी कंपनीज के द्वारा नहीं पे की जाती टू द गवर्नमेंट। इट डिपेंड्स ऑन कि कौन से देश से इन्वेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो वही मैंने बताया, ये जब आपका अमेंडमेंट हुआ तो इसके कारण आपका डिस्क्रिमिनेशन इन टैक्सेशन देखने को मिला। कैसे? बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द ऑफशोर इन्वेस्टर्स की वो कौन से देश से हैं, उस आधार पर आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है। और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेस हैं। कैसे? तो एग्जांपल देख लो, जो स्लोवेनिया है, लिथुआनिया है, कोलंबिया है, वो सिर्फ और सिर्फ 5% टैक्स पे करते हैं डिविडेंड के ऊपर। यानी कि अगर इन्वेस्टर्स बिलोंगिंग फ्रॉम स्लोवेनिया, लिथुआनिया, कोलंबिया, तो सिर्फ 5% टैक्सेशन डिविडेंड पे करते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर्स है फ्रॉम द मोस्ट फेवर्ड नेशन कंट्रीज, उनको 10 से 15% टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया नीदरलैंड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर रखे हैं और इसी एग्रीमेंट में बात कर रखी है कि भाई साहब 10% आपको डीडीटी पे करने पड़ेंगे अगर नीदरलैंड से कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। अब बात यही नहीं रुकती। 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी, एक प्रिंसिपल है उसे हम डिस्कस करेंगे, इसको अपहेल्ड किया था। साथ ही साथ ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लाउज है अंडर द इंडिया नीदरलैंड डीटीएए, उसको भी अपहेल्ड किया था टू विथहोल्डिंग द टैक्सेस। अब बेसिकली जब ये अमेंड हुआ था, ये आपका फाइनेंस एक्ट 2020 लाई गई थी और सर्टेन टैक्सेशन रूल्स में अमेंडमेंट हुई थी, तो बेसिकली ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट में भी गया था। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी वाला जो बात है वो अपहेल्ड किया था। तो प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी की जब हम बात करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब ये कहना है कि जो आपके टैक्सेस लगाए जाते हैं डिविडेंड एंड फीस के ऊपर ऑन द इन्वेस्टर्स, तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं, खासकर जो ओईसीडी मेंबर्स हैं हैविंग द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लाउज, तो इनको और कम टैक्स देनी पड़ सकती है अगर भारत एग्रीमेंट करता है लोअर टैक्सेस के ऊपर विथ अदर ओईसीडी मेंबर। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल स्लोवेनिया, लिथुआनिया, कोलंबिया, इनको तो सिर्फ 5% टैक्सेशन देने पड़ते हैं, लेकिन जो अदर इन्वेस्टर्स है हैविंग द मोस्ट फेवर्ड नेशन कंट्रीज एंड ऑल्सो दे आर ओईसीडी मेंबर्स, तो फिर वो भी क्या करेंगे कि 5% ही टैक्स देने लगेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू लॉस हो रही है। तो प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी तो यही कहती है, लेकिन सीबीडीटी ने इसी पर सवाल खड़े किए थे। तो इश्यू यहीं पर निकल कर आ रही थी कि जो इन्वेस्टर्स हैं जो ओईसीडी कंट्रीज से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन एग्रीमेंट भी है उन देशों के साथ, तो वो भी क्या करने लगे कि वो लोअर टैक्स पे करने लगे 5%, जबकि पे कितना करना था 10 से 15%। तो सीबीडीटी ने ये कहा कि ये जो नेशंस है जो बात कर रहे हैं कि नहीं हम भी 5% ही पे करेंगे, तो ये ओईसीडी मेंबर्स बाद में बने फ्रॉम साइनिंग द टैक्स ट्रीटीज विथ इंडिया। तो टैक्स ट्रीटीज तो बहुत पहले साइन हुई थी और कुछ देश बाद में ओईसीडी मेंबर्स बने थे। तो जो
बाद में मेंबर्स बने थे और टैक्स ट्रीटीज पहले साइन हुई थी, तो लोअर टैक्स 5% का इन पर लगता था, लेकिन इसी का फायदा अन्य OECD मेंबर्स उठाने लगे, ठीक है। और बेस्ड ऑन दैट वो भी 5% टैक्स देने की बात कर रहे थे। तो वही बात कही गई कि हमने तो सर्टेन नेशंस को ही बेनिफिट देने की बात कही थी, और जो अदर नेशंस है, जो मोस्ट फेवर्ड नेशन एग्रीमेंट कर रखे हैं इंडिया के साथ और OECD मेंबर्स हैं, वो भी जो है इस 5% टैक्स का फायदा उठा रहे थे, जबकि उनको पे करना था 10 से 15%। तो ये मैटर निकल कर आ रहा था। तो अब जो है CBDT ने इसी के खिलाफ बात रखी है, एंड जो न्यू स्टैंड आया है CBDT का, वो कहीं ना कहीं फिर से जो मैटर्स है कोर्ट में जाएंगी, लिटिगेशंस जो है वो आपका देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो ये बातें हैं, इसलिए बोला जाता है कि जो भी टैक्सेशन रूल्स बनाए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स निकाल कर जो कंपनीज हैं वो जो है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का प्रयास करती है। तो ये बात निकल कर आ रही। सो फ्रेंड्स, होप आपने आर्टिकल नंबर 1 अच्छे से समझा होगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल था, बट होप आपको ये आर्टिकल समझ में आई होगी। सो फ्रेंड्स, हमने आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 2। जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन पैनल रिड्रोज इलेक्टोरल मैप। तो आपको ही पता है जम्मू एंड कश्मीर अब यूटी बन चुकी है और 2 यूटी में डिवाइड हो चुकी हैं। तो ऐसे में जो कंस्टिट्यूएंसीज है उसका मॉडिफिकेशन हो रहा है, और उसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन भी बैठाई गई थी, और उन्होंने पहले रिपोर्ट तो दिए ही थे, प्रपोजल रखे थे, लेकिन फर्स्ट प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया था रीजनल पार्टीज के द्वारा। तो अभी क्या न्यूज में आई है कि दूसरा प्रपोजल फिर से दिया गया है ड्राफ्ट डिलिमिटेशन वर्किंग पेपर के माध्यम से। तो अब इसको देखा जाएगा। तो इस ड्राफ्ट डिलिमिटेशन वर्किंग पेपर में क्या बातें हैं, क्या रिकमेंडेशन है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको भी पता है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है वो क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। तो सिलेबस सबसे पहले देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं सिलेबस की, तो आप देख लो, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर फंक्शनिंग कंडक्ट ऑफ बिजनेस पावर्स एंड प्रिविलेज एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस। तो यहाँ से ये कवर होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो डिलिमिटेशन को समझ लो। तो जब हम बात करते हैं डिलिमिटेशन का मतलब सिंपल ही है कि जैसे आपका इंडिया है और इंडिया आपका लोकसभा सीट्स हैं, स्टेट असेंबली सीट्स हैं। तो डिलिमिटेशन की जब हम बात करेंगे तो जो असेंबली के सीट्स हैं या फिर लोकसभा के सीट्स हैं उसको रीड्रॉ किए जाते हैं, उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं, ठीक है। सो दैट जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उस बढ़ते पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट किया जा सके इक्वल बेसिस पे। दैट्स वाई इतिहास में अगर आप देखोगे 1951, 61, 71, तो आपका डिलिमिटेशन कमीशन स्टैब्लिश की गई थी, और बेस्ड ऑन दैट आपका जो सीट्स है लोकसभा के वो बढ़ाए गए थे। तो आज जितनी भी सीट्स हैं लोकसभा की पहले उससे कम हुआ करती थी, एंड जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया सेंसस के आधार पर उस हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन स्टैब्लिश किया गया था। हालांकि अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन है लोकसभा के लिए या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 2026 तक अभी उसको फ्रीज करके रखा गया है। इसीलिए आप देख सकते होगे कि लंबे समय से जो डिलिमिटेशन है लोकसभा सीट्स की नहीं हुई है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की नहीं हुई है। तो ये हो गया आपका डिलिमिटेशन, और ये आपको अच्छे से आर्टिकल 327 याद रखने है ना। तो 327 डील्स विद द डिलिमिटेशन, एंड कौन करता है ये डिलिमिटेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी, चाहे वो लोकसभा की हो या फिर एसएलए की हो, तो डिलिमिटेशन कमीशन करता है, ठीक है। और इनका ऑर्डर काफी ज्यादा पावरफुल होता है, हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ एंड प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट बी क्वेश्चनड बिफोर एनी कोर्ट, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना, इस संविधान में लिखा गया है, इट इज कैरिड आउट बाय द डिलिमिटेशन कमीशन, और जिनके जो ऑर्डर्स हैं हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी क्वेश्चनड बिफोर एनी कोर्ट, दैट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 329। तो ये बातें आपने समझ ली होगी। अब चलते हैं इस ड्राफ्ट डिलिमिटेशन वर्किंग पेपर जो आपका सेकंड सेट ऑफ प्रपोजल है, इसमें क्या बातें कही गई है। तो पहली बार इस ड्राफ्ट प्रपोजल में 9 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए
सॉरी 9 सीट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व करने की बात की गई है और 7 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व करने की बात कही गई है। साथ ही साथ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एडिशनल कंस्टिट्यूएंसी को कार्व आउट करने की बात की गई है सो दैट बैलेंस किया जा सके ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन है वहां के जो रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये दूसरा प्रपोजल है। तीसरा है लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज को भी रिफ्रेम किए जाए जो आपके जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन है। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट प्रोपोजल्स यहां से निकल कर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज देखने को मिल रही है वो आपके कहां से निकल कर आ रही है। तो जब तक स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का रिवोक नहीं किया गया था, इससे पहले डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेज जो जम्मू एंड कश्मीर में होती थी वो डिफरेंट होता था फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। कैसे? तो जो लोकसभा सीट्स की डिलिमिटेशन होती थी इन द जम्मू एंड कश्मीर बिफोर 2019 वो भारत संविधान के अनुसार गवर्न होता था, यानी कि भारत संविधान में जो भी प्रोविजंस थे उनके अनुसार गवर्न होता था। लेकिन 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 जो डिलिमिटेशन है स्टेट असेंबली सीट्स की जम्मू एंड कश्मीर के वो गवर्न होती थी जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका स्पेशल प्रोविजन था जम्मू एंड कश्मीर के लिए व्हेन इट वाज बिफोर 2019। लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया गया, एब्रोगेट किया गया 2019 में, तो डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप की गई थी सो दैट लोकसभा एंड असेंबली सीट्स को फ्रेशली डिलिमिट किया जाए, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं सीट्स हैं उसकी री मॉडिफिकेशन हो सके इन द न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी, वो भी एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात निकल कर आती। तो होप आपको ये सेकेंड आर्टिकल समझ में आई होगी। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज सीक्स रिलैक्सेशन फ्रॉम आरबीआई ऑन एसेट क्लारिफिकेशन प्रोविजनिंग नॉर्म्स। तो क्या बातें हैं उससे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात तो हम एनबीएफसी के बारे में जानेंगे क्योंकि बेसिक्स जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये भी आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इसी में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो एनबीएफसी क्या होते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि ये बैंक नहीं होते, लेकिन दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि ये लोन देते हैं। ठीक है, तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं और ये बैंक लाइक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट ये बैंकिंग लाइसेंस होल्ड नहीं करते। जैसे आपने IL&FS सुना होगा, तो ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एनबीएफसी भारत में हैं, बट दे डोंट हैव द बैंकिंग लाइसेंस बट दे डू प्रोवाइड द लोन्स। ये कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी की लाइसेंस होती है इनके पास बेसिकली। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं क्या इश्यू है। तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं ये रिलैक्सेशन की बात कर रही हैं फ्रॉम द आरबीआई कि भाई साहब जो इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग के नॉर्म से उसको रिलैक्स किए जाए सो दैट जो भी हम एडवांसेस देते हैं उसमें सर्टेन कॉम्प्लेक्सिटीज कम हो सके। तो देख सकते हो ये इश्यू तब निकल कर आती है जब नवंबर 2021 में नोटिफिकेशन आता है और आरबीआई ने क्लैरिफाई किया, प्रूडेंशियल नॉर्म से लेकर आया जिसके तहत जो बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, साथ ही साथ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो जब भी लोन देंगे तो क्या सर्टेन नॉर्म्स का पालन करना पड़ेगा, इसमें बातें कही गई थी। तो क्या प्रोविजन थे प्रूडेंशियल नॉर्म्स के तहत? तो देख सकते हो जो एनबीएफसी होंगे यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उनको जो भी लोन्स इन्होंने दिए हैं एनपीए के रूप में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा अगर 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट वो जो लोन्स के पैसे हैं चाहे वो प्रिंसिपल हो इंटरेस्ट है वो वापस नहीं आते हैं। यही नियम आपका बैंकों में भी है। ठीक है, कि बैंक लेट से किसी व्यक्ति को लोन देती है लेट से 100 रुपये का, और
ड्यू डेट आपका 31 मार्च है और 31 मार्च तक कोई भी प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं आई है उस बोरोवर के द्वारा, तो 90 डेज आफ्टर वो जो अकाउंट है वो आपका एनपीए हो जाएगा। तो यही बोला जा रहा है कि एनबीएफसी को भी अपने जो लोन्स हैं अगर 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट लौट कर नहीं आते हैं तो उनको एनपीए कैटेगराइज कर देना चाहिए, ठीक है, तभी तो प्रॉपर एक्शन लिए जा सकेंगे लोन रिकवरी के लिए। दूसरा है आपका जो अकाउंट्स हैं जो एनपीए के रूप में क्लासिफाई किए गए हैं, अगर उसका अपग्रेडेशन करना है तो वो तभी होगा जब पूरा जो इंटरेस्ट है प्रिंसिपल है वो पे कर दिया जाए बाय द बोरोवर। तो दूसरा प्रोविजन ये है। तीसरा ये है कि जो बोरोवर के अकाउंट है, बोरोवर यानी कि जिन्होंने पैसे उधारी पे लिए वो होते हैं बोरोवर, तो जो बोरोवर के अकाउंट है उनको ओवर ड्यू के रूप में कैटेगराइज या फिर टैग की जाएगी बाय द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। लैंडिंग इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक या फिर एनबीएफसी, ये सब लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ही होते हैं एज ए पार्ट ऑफ देयर डे इन प्रोसेस फॉर द ड्यू डेट। नेक्स्ट इज योर जो आपके IRACP जिसकी बात हमने अभी की, यानी कि जो आपका इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, तो इसके इंप्लीमेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी आ सके अक्रॉस ऑल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। कैसे? तो आप देख सकते हो एनबीएफसी को भी बोला गया है कि भाई साहब जो भी लोन आपने दे रखा है उसको एनपीए कैटेगराइज करो, अगर आपके जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट है लौट कर नहीं आते हैं बाय द ड्यू डेट आफ्टर 90 डेज। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि यूनिफॉर्मिटी लाई जाए इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IRACP नॉर्म्स अक्रॉस ऑल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, चाहे वो बैंक हो, एनबीएफसी हो या फिर आपके ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जिसको IFI भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि एनबीएफसी क्यों रिलैक्सेशन मांग रही है। तो एनबीएफसी रिलैक्सेशन मांग रही है बिकॉज अधिकांशतर जो बोरोवर हैं एनबीएफसी के वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर एमएसएमई सेगमेंट से बिलोंग करते हैं और कोविड के कारण अभी फिलहाल ये इकोनॉमिकली वायबल पोजीशन में है कि वो हो सकता है लोन टाइमली वे में ना चुका सके, तो ये है इसीलिए रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। साथ ही साथ पैंडेमिक डिस्ट्रप्शन जो हुआ कोविड के कारण इनको मोर टाइम चाहिए टू स्टेबलाइज देयर ऑपरेशन, है ना, सो दैट जो भी कंपनीज है, जो भी इंडस्ट्री है वो अपना जो प्रॉफिट है वो गेन करे, बिकॉज अभी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर असर आई है। नेक्स्ट इज योर कस्टमर्स अक्रॉस द कंट्री, उनको अलाइन करना पड़ेगा अपने पेमेंट्स को विच विल टेक टाइम, है ना, तो जो भी कस्टमर्स अक्रॉस द इंडिया विल हैव टू अलाइन देयर पेमेंट्स विच विल टेक सम टाइम, इसलिए थोड़ा रिलैक्सेशन की जरूरत है। सो फ्रेंड्स ये हमने 3 आर्टिकल डिस्कस किए हैं। लेट्स मूव टू द 4th आर्टिकल। गवर्नमेंट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम टिल 2026। तो ये जो आपका IFLDP है यानी कि इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको 2026 तक एक्सटेंड किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से न्यू आर्टिकल है बिकॉज ऐसे आर्टिकल नहीं आते हैं और ये लेदर इंडस्ट्री पर फोकस कर रहा है, उससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेज होंगे उन पर भी हम देखेंगे। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें आपका कवर होगा रिलेटेड इंडस्ट्री इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपर स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं ये जो आपका IFLDP है, पहले ये आपका इंडियन फुटवेयर लेदर एंड एक्सेसरी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ करता था। इसका बेसिक एम क्या है कि जो लेदर सेक्टर है उससे जुड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी रहते हैं लेदर इंडस्ट्री सेक्टर में, तो उनको भी एड्रेस किया जाए विच इज स्पेसिफिक टू द लेदर सेक्टर। साथ ही साथ एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोट किया जाए लेदर इंडस्ट्री में, एलोंग विथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, साथ ही साथ प्रोडक्शन को भी बढ़ावा मिले। और अगर बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ लेदर इंडस्ट्रीज, तो आप देख सकते हो वर्ल्ड का जो भी लेदर प्रोडक्शन होता है, भारत की जो लेदर इंडस्ट्री है वो 13% कंट्रीब्यूट करती है ऑफ द वर्ल्ड्स लेदर प्रोडक्शन। तो ये सिग्निफिकेंस है, 1-2% नहीं, 13% कंट्रीब्यूट करती है वर्ल्ड्स लेदर प्रोडक्शन में। और अगर हम बात करें फुटवेयर प्रोडक्शन, फुटवेयर मतलब चप्पल जूते ये सब हो गए, उसमें भारत 10% ऑफ द वर्ल्ड्स
फुटवेयर प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। तो दोनों सिग्निफिकेंस है, चाहे वो फुटवेयर की बात करो चाहे आप लेदर इंडस्ट्री की बात करो, बिकॉज लेदर इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं जो आपके इन्वेस्टमेंट है या फिर जो भी आपके इंसेंटिव देने हैं उन सब की जरूरत होगी। एंड इसके लिए क्या सब स्कीम्स अप्रूव किए गए हैं अंडर द IFLDP प्रोग्राम फॉर द पीरियड 2021-2026। तो देख सकते हो पहला है आपका सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो नाम से ही पता चल रहा है ये इन्वायरमेंटल कंसर्न को एड्रेस करेगा और इसके लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल कंस्टिट्यूट की गई है फॉर ईच कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो जो भी कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स है उनके लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल कंस्टिट्यूट की गई है और इसके तहत असिस्टेंट भी प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे जो भी आपका प्रोजेक्ट कोस्ट है फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया फॉर कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट 80% जो है आपका इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा एंड जो अन्य एरियाज में अगर ये इस्टेब्लिश होते हैं तो 70% का इंसेंटिव। ठीक है, और इससे होगा क्या, तो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स जो हैं आपके लेदर इंडस्ट्रीज के कारण उसको एड्रेस किया जा सकेगा। दूसरा आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लेदर सेक्टर। तो इसके तहत असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएंगी टू द सेक्टोरल यूनिट्स सो दैट मॉडर्नाइजेशन हो, कैपेसिटी एक्सपेंशन हो या फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो सके लेदर इंडस्ट्री के इक्विपमेंट्स जो भी है। एंड तीसरा आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज, जैसे आपका इंटरनेशनल टेस्टिंग सेंटर हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, रिप्लेसमेंट ऑफ कन्वेक्शनल लाइट फिक्सर्स विद LED लाइट्स, तो इन सब पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट इज योर मेगा लेदर फुटवेयर एंड एसेसरीज क्लस्टर डेवलपमेंट। इसका बेसिक एम यही है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जा सके भारत में, साथ ही साथ जो प्रोडक्शन चेन है उसको इंटीग्रेट किया जा सके सो दैट जो बिजनेस की नीड्स हैं, डोमेस्टिक मार्केट की नीड्स है उसको कैटर कर सके, एक्सपोर्ट के नीड्स को कैटर कर सके। नेक्स्ट इज योर ब्रांड प्रमोशन ऑफ इंडियन ब्रांड्स इन लेदर एंड फुटवेयर इन सेक्टर। आपको भी पता है कि भारत में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं लेकिन प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं होती, जिसके कारण हमारे प्रोडक्ट पीछे रह जाते हैं। वहीं कोई कंपनी, फॉरेन कंपनी, वो ब्रांडिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना, तो उनके प्रोडक्ट्स भी बिक जाते हैं। तो इसीलिए ब्रांड प्रमोशन हो कि इंडियन ब्रांड्स जो है रिकॉग्नाइज हो सके दूसरे देशों में, इंडिया में, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असिस्टेंस दिया जाएगा 50% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। एंड नेक्स्ट इज योर असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजाइन स्टूडियोज, और ये न्यू सब स्कीम है। और जो डिजाइन स्टूडियो है एक प्रकार से वन स्टॉप शॉप होगा जिसके तहत वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्राप्त होंगी, डिजाइन, टेक्निकल सपोर्ट, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब पर फोकस किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस आर्टिकल को हमने डिस्कस किया, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बिकॉज लेदर इंडस्ट्री के लिए और उनके ग्रोथ के लिए, बिकॉज इसका सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू द वर्ल्ड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, और ये भी एक और स्कीम के बारे में, उड़ान स्कीम के बारे में, और जो वीकनेस निकल कर आ रही है उड़ान स्कीम की उसके बारे में हाईलाइट की गई है। तो देख सकते हो ओनली 1 of 4 इन उड़ान रूट्स सर्वाइव किया है ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 years, यानी कि 3 साल हो चुके हैं और 3 साल बाद ये देखने को मिल रहा है ऑन एवरेज 4 उड़ान रूट्स में 1 उड़ान रूट ही सर्वाइव किया है। तो कारण क्या रहा वो भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहली बात तो स्कीम में आप देख सकते हो आर्टिकल नंबर 5 विल कवर इंफ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अनुसार आप देख सकते हो 94 रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान रूट्स आपका कंप्लीट हुआ था 3 सालों में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 22 रूट्स ऑपरेशन में। तो कहने का मतलब ऑन एवरेज 1 of 4 उड़ान रूट्स इज करंटली अंडर ऑपरेशन। इतना ही नहीं, 948 रूट्स को वैसे तो एयरलाइंस एंड हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स को अवार्ड किए गए थे, लेकिन उसमें से भी 403 रूट्स ही अभी फिलहाल ऑपरेशन कमेंस की हैं। तो ये दूसरा इश्यू। तो आखिरकार चैलेंजेस क्या है निकल कर आ रही है इस स्कीम की। तो पहली बात तो जो एयरलाइन बिजनेसेस होते हैं काफी ज्यादा डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसके कारण आपका लो यील्ड एंड हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल कर आती है। तो हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण कहीं ना कहीं ये जो रूट है आपका वो रिकवर नहीं हो पाती है। तो एक चैलेंजेस तो यहाँ से। दूसरा है आपका लैक ऑफ स्लॉट्स एट कंजेस्टेड एयरपोर्ट। अब जैसे दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट ले लो तो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड होते हैं। तो जो आपके उड़ान स्कीम के तहत जो भी आपके एरोप्लेन्स या फिर
हेलीकॉप्टर चलाए जाते हैं उनको स्लॉट अवेलेबिलिटी नहीं मिलती बिकॉज ऑफ दैट कंजेशन, तो ये भी निकल कर आती है। तीसरा आपका स्मॉलर प्लेन्स की नॉन अवेलेबिलिटी है। और चौथा मेंटेनेंस इश्यू भी निकल कर आती है। मेंटेनेंस इश्यू यानी कि जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं जो एरोप्लेन्स को मेंटेनेंस में लगते हैं उसमें कॉस्ट आते हैं, साथ ही साथ स्पेयर पार्ट्स जो ज़रूरत पड़ती हैं उसको प्रोक्योरमेंट हमें अब्रोड से करना पड़ता है, क्योंकि मेंटेनेंस करेंगे तो कुछ जो स्पेयर पार्ट्स है वो रिप्लेस होंगे, कुछ नए लगेंगे, तो उसके लिए प्रोक्योरमेंट करनी पड़ेगी अब्रोड से, तो वो और कॉस्ट इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट जो डिले इन कंप्लीटिंग एयरपोर्ट डेवलपमेंट वर्क, तो जो एयरपोर्ट डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट करना है टाइमली वे में उसमें डिले हो जाती है। क्यों? फंड्स की कमी हो गई या फिर लैंड कभी कभी अवेलेबल नहीं होती है ना, आसानी से लैंड क्लियर नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ द कम्प्लेक्स प्रोसीजर्स। एंड अगर हम बात करें उड़ान स्कीम की तो इसका सिंपल सा मतलब है पूरे देश का आम नागरिक, इसके तहत बेसिकली जो कॉमन पीपल्स हैं उनको भी फ्लाइट की सुविधा मिल सके, एयर कनेक्टिविटी इंप्रूव हो सके टू द टायर 2 एंड टायर 3 सिटी। तो उसके लिए आपका रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट, रूट्स डेवलपमेंट, इन सब पर फोकस किया जा रहा था। और इसके अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है कि जो एयरलाइंस हैं जो भी ये उड़ान स्कीम के तहत सेवा प्रदान करेंगे इनको मैक्सिमम प्राइस पर सीट पर आवर 2500 रुपये का रखना पड़ेगा फॉर 50% ऑफ द सीट्स इन द प्लेन। और अगर लेट से कि उनको कॉस्ट 2500 के बदले 2700 रुपये आ रही है तो ये जो आपका 200 रुपये का लॉस है जिसको हम कहते हैं वायबिलिटी गैप, उसको गवर्नमेंट पे करेगी सब्सिडी के रूप में, अलॉन्ग विद सम अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो ये आपके ऑल द आर्टिकल्स वी हैव डिस्कस, होप यू अंडरस्टूड बेटर। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन। अगर आपको अच्छी लग रही है प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज सून एज पॉसिबल। Thank you friends, thank you very much.